Children, today we will solve question number 34A of chapter cash flow statement. So here children, we have to apply the same thing. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जितनी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ के अंदर क्लासिफाइड होंगी, हम उनको करेंगे. देन वी विल सी सम अनदर न्यू हेड दैट अपीयर इन दिस क्वेश्चन. उसके बाद में हम उसके लिए बात करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल आपके कौन से हेड में क्लासिफाई होता है, अब आपको पता चल गया है ये अच्छे से. एक बार अपने आप ट्राई करते जाएंगे. शेयर कैपिटल हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है और इसमें आप चेक करिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछली बार भी आपके शेयर कैपिटल की वैल्यू 2 लाख थी, इस बार भी 2 लाख है. तो अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं. ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख करके दिखा सकते हैं दैट नील. ओके, कि आपके शेयर कैपिटल की वैल्यू अभी भी नील है. वैसे होपफुली मतलब कि जनरली बताया जाता है कि नहीं लिखना चाहिए. ठीक है, तो अगर ऐसी कोई वैल्यू है जो क्रॉस हो रही है, जो कि सेम है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. देन रिजर्व एंड सरप्लस. तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है, देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको दिए हुए हैं. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं. तो ये देखिए इंक्रीज़ हो रही है. लास्ट ईयर आपकी 50,000 थी, इस बार आपकी कितनी हो रही है, इस बार आपकी हो रही है 75,000. तो मतलब कि 25,000 का आपका कैश और इनफ्लो हो रहा है. ठीक है, तो इसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करके दिखाएंगे. नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स. तो ट्रेड पेबल्स हमारा ऑपरेटिंग में जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस करके. तो ट्रेड पेबल्स में चेक कर लेते हैं. 90,000 पहले था, अब 64,000 हो रहा है. मतलब कि आपकी लायबिलिटीज़ कम हो रही हैं. इसका मतलब आप अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं तो आपके कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है. क्लियर हो रही है ये सारी बातें. अब क्या करना है, हमको दिया हुआ है देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन. तो इसके पहले हम लोगों ने बात नहीं करी हुई है इस पॉइंट से रिलेटेड. ठीक है, हमने इस पॉइंट से रिलेटेड इसके पहले बात कभी भी नहीं करी हुई है. तो अगर कभी भी आपको जो है प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हो, तो बच्चों कभी भी आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया होगा तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर का टैक्सेशन कितना था, 10,000, और करंट ईयर का कितना है, 15,000. इसमें कभी भी अगर आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया है तो आप अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे. या फिर इसमें जब कभी नीचे पे टैक्सेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम उसका एक प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं. ठीक है, ये आगे अभी आपके क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको, तब मैं आपको सिखाऊंगी. फिलहाल में आपको क्या करना है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट्स में नहीं दिया है प्रोविज़न फॉर टैक्स के बारे में कुछ भी. तो आपको क्या करना है, पहली बात तो प्रोविज़न फॉर टैक्स, टैक्सेशन पे करने के लिए जो हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं हम प्रोविज़न फॉर टैक्स. तो प्रीवियस ईयर का आपने प्रोविज़न क्रिएट किया होगा, करंट ईयर का तो आप इस साल करेंगे ना, लेकिन प्रीवियस ईयर का तो आपने प्रोविज़न ऑलरेडी पहले से जो है बना करके रखा होगा. इसलिए जब कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर की प्रोविज़न फॉर टैक्स की वैल्यू होगी, जैसे कि मतलब 10,000, तो 10,000 आप डिडक्ट करेंगे. और ये कब करेंगे, ये आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जब एकदम लास्ट में फाइनल आंसर निकालने लगते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तब आप इस टैक्स को पेमेंट ऑफ टैक्स करके माइनस करेंगे अपने अमाउंट में से. ठीक है, बात समझ में आ गई. इस बात को हमेशा याद रखिए. कुछ पीक पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके, कि जो आपको दिक्कत भी करते हैं और आपको याद रखने की ज़रूरत भी पड़ती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्स एसेट्स के बारे में. तो फिक्स एसेट्स हमारी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई. ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. लेकिन एक चीज़ अभी हमें वापस से देखनी होगी यहाँ पर, कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी एक अकाउंट दिया हुआ है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ फिक्स एसेट का ही अकाउंट बनाएंगे. अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बनाइए, लेकिन फिक्स एसेट का अकाउंट बनाते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा. तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पहले आप चेक करिए. फिक्स एसेट आपको यहाँ से नहीं उठाना है, मैंने बोला था आपको नोट नंबर ध्यान रखिए. अगर आप यहाँ से फिक्स एसेट की वैल्यू उठाएंगे तो आपको ये करेगा प्रॉब्लम. क्यों करेगा प्रॉब्लम, पहले तो ये रीज़न जानने की कोशिश करिए. अगर आप फिक्स एसेट की वैल्यू को नीचे देखिए नोट्स में, तो यहाँ पर देखिए आपको फिक्स एसेट भी दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है. तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फिक्स एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करना है. ठीक है, इसीलिए मैं कह रही थी बार बार आपसे कि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो आप फिक्स एसेट्स की वैल्यू को रखेंगे.
तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है आपकी फिक्स एसेट की 2,20,000 और करंट ईयर की कितनी है 3,75,000। अब पहले आप अपने आप से एक बार समझिए, अगर आप इसका अकाउंट बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू को किस साइड रिकॉर्ड करते हैं एसेट की, डेबिट साइड में। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करते हैं। याद आ रहा है कुछ। अब करंट ईयर की वैल्यू को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, करंट ईयर की आगे फर्दर चलेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को कर लीजिए माइनस। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1,55,000। ये 1,55,000 आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा। अब इन्वेस्टिंग में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि इन्वेस्टिंग में कैसे जाएगा। तो इन्वेस्टिंग में जाने के लिए देखिए करंट ईयर में वैल्यू बढ़ रही है, 3,75,000 हो रही है। इसका मतलब है कि 1,55,000 की एसेट्स आपने परचेज की हैं। तो ये कैसे होंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करके जाएंगे। बात समझ में आ गई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी वापस से। इन्वेंट्री क्या है हमारी, इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, ऑपरेटिंग में जाएगी। कैसे जाएगी, प्रीवियस ईयर कम थी, इस साल ज़्यादा हो रही है, मतलब कि हमारी करंट एसेट्स का इनफ्लो पैसे का, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये लेस में आप डालेंगे। ट्रेड रिसीवेबल पिछली बार ज़्यादा थे, इस बार कम हो रहे हैं, इसका मतलब आप ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास से कम हो रहे हैं, तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो ये किस में जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट दी आंसर। अदर करंट एसेट्स पिछली बार आपके 2,000 से इस बार कुछ भी नहीं है, तो ये इस बार क्योंकि कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 2,000 जो पिछली बार आपकी वैल्यू थी, ठीक है, जो पिछली बार हमारी वैल्यू थी और जो इस बार हमारी वैल्यू है, तो उन दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। पहले तो कंपेयर करने पे देखिए करंट ईयर में आपकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश का फिर से आपके पास इनफ्लो हो रहा है। तो अदर करंट एसेट्स में सेकंड पॉइंट के अंदर आप देख लीजिए आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस का एक हेड खोल लीजिए और ऐड करके उसको 2,000 उसकी वैल्यू को आप शो करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें आपकी ऐड में हो जाएंगी, एक ट्रेड रिसीवेबल और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, और बाकी जितना कुछ भी है इन्वेंट्री आपका, और आपका ट्रेड पेबल्स नहीं था, हाँ ट्रेड पेबल्स नहीं था आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सिर्फ हो जाएगी इन्वेंट्री लेस में। ठीक है, और ट्रेड पेबल्स अगर आपके दिए हुए हैं यहाँ पर, ओके फाइन, दिए हुए हैं ट्रेड पेबल्स, तो ये भी आपके किस में चले जाएंगे, लेस में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है, अभी कोई कन्फ्यूज़न इसमें आपको नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि यहाँ पर हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कंटिजेंट लायबिलिटी के अंदर प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रपोज डिविडेंड जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, वैसे ही प्रपोज डिविडेंड के लिए आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है। प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग जैसे कि प्रीवियस ईयर का कंसिडर करते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको प्रपोज डिविडेंड भी क्या करना है, प्रीवियस ईयर का कंसिडर करना है। प्रीवियस ईयर मतलब 20,000 को हम कंसिडर करेंगे। अब पहले बात समझिए 20,000 का हम क्या करेंगे। ये 20,000 एक तो क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो किसी दो जगह जाएगा, और डिविडेंड क्योंकि डिविडेंड हमको मिलता है किस पर, शेयर्स पर, तो इसका मतलब है शेयर्स कहाँ जाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड भी कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। अब प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जा करके तो पहली बात आपका ये हो जाएगा 20,000 डिडक्ट। ठीक है, 20,000 को आप क्या कर दीजिएगा, 20,000 आपका हो जाएगा डिडक्ट। लेकिन दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट इसका पड़ेगा आप जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं। ठीक है, एनबीटी जब हाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं NPBT, तो आपको ये 20,000 उसमें ऐड करना होगा। ठीक है, अलग से मत करेंगे क्योंकि जब हम जो है प्रॉफिट जनरेट करवा रहे होते हैं तो उसी टाइम पे हमारा जो डिविडेंड होता है वो ऐड हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये दो चीज़ें हैं, एक आपकी प्रपोज डिविडेंड वाली और एक आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स वाली, इन दो बातों का अब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमको बोल रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अमाउंटेड टू ₹8,000। ये हम आपको पिछली बार भी समझा चुके हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहाँ गया, फाइनेंसिंग में, तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में, लेकिन फाइनेंसिंग में ये हो जाएगा क्या, -8,000। और ऑपरेटिंग में जब आप आएंगे तो ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे आप इस 8,000 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली हमने वहाँ पर भी किया, प्रपोज डिविडेंड में भी हमने क्या किया, 20,000 को फाइनेंसिंग में ले जा करके डिडक्ट करा, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने इसको क्या करा था, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि इसका ऑल्टरनेट इफेक्ट आएगा। ठीक है, डन। अब आपको देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी हम एक अकाउंट बनाते हैं। ये अकाउंट बिल्कुल उल्टा बनता है जैसे कि आपका फिक्स एसेट का अकाउंट बनता है। फिक्स एसेट में आप बैलेंस को, प्रीवियस ईयर के बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते हैं डेबिट साइड में, लेकिन जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस का अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें जो भी आप बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे वो किस साइड करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका हो जाएगा क्रेडिट में, ठीक। और जो आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा वो आपका किस साइड होगा, वो होगा आपका डेबिट साइड। मतलब कि बिल्कुल उल्टा काम। जब आप प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना या फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना सीख जाएंगे तो उसी का बिल्कुल अपोजिट वर्क आपको करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। ये इसलिए करते हैं कि फिक्स एसेट हमारा एसेट होता है और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो उस एसेट के ऊपर हमारा एक्सपेंस होता है। अब इसका एक बार सोल्यूशन चेक कर लीजिए आप। सबसे पहले हमने क्या किया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिख लिया, उसमें हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा, इसमें आपका प्रपोज डिविडेंड इंक्लूडेड है करंट ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर का, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे दोनों ईयर्स की वैल्यू को डिडक्ट करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। इंटरेस्ट पेड आप जानते हैं कि आपका ऐड होता है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स का भी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया, वो हमने कंसिडर कर लिया। पेमेंट ऑफ टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है हमारा, जो हमारा प्रीवियस ईयर का है वो हम यहाँ पर लेस करेंगे। फाइनली हमें मिल जाएगी हमारी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डन। अब इन्वेस्टिंग में पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सिर्फ फिक्स एसेट की वैल्यू लेनी है, उसमें जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है उसको हटाना है। ये आपको नोट नंबर में मिला हुआ है, वहाँ से ही आपको डिडक्ट करके लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं था, बोरोइंग्स कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में आपने जो पेमेंट किया डिविडेंड का वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। इंटरेस्ट जो आपने पे किया, जो आपको नीचे दिया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, वो भी आपने डिडक्ट कर दिया। फाइनली हमको मिल गई कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब तीनों एक्टिविटीज़ का आप टोटल कर लीजिए। ये आप 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आपको मालूम है कि ये कैसे करना है। उसके बाद में उन दोनों को अपने आंसर से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये भी आपको पता है कि हमको कैसे करना है। फिक्स एसेट का अकाउंट बनाया है, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ एक बार फिर से कि कैसे बनेगा। बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते हैं। फिक्स एसेट जब भी हम बनाते हैं एसेट का बैलेंस डेबिट में ब्रॉट डाउन होता है, क्रेडिट में वो कैरी डाउन होता है। दोनों का डिफरेंस बैंक करके हम लिखेंगे जिधर भी वैल्यू कम होगी। अगर यही वैल्यू क्रेडिट में जा रही होती तो इसका मतलब था आप फिक्स एसेट की सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपकी डेबिट में आ रही है इसका मतलब आप फर्दर परचेज कर रहे हैं उस फिक्स एसेट की। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने डेबिट में ब्रॉट डाउन किया है तो यहाँ पर हमने क्रेडिट में ब्रॉट डाउन किया है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर यहाँ पर हमने किधर कैरी डाउन किया है, क्रेडिट में, यहाँ हम किधर करेंगे, डेबिट में। दोनों का डिफरेंस हम क्या करेंगे, अकाउंट में अपने शो कर देंगे, ठीक है। डन। प्लीज़ डू दिस क्वेश्चन वंस अगेन बाय योरसेल्फ, ओके। एक बार फिर से अपने आप से लगाने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।